dear student, myself Sunita. Welcome to my YouTube channel. Today we will start chapter first of 10th class economics. Chapter first development. जो 10th क्लास है उसमें 4 बुक्स हैं. उन 4 बुक्स में से सबसे इंटरेस्टिंग जो बुक लगती है वो कौन सी है? इकोनॉमिक्स. सबसे अच्छे स्कोरिंग मार्क्स इसमें हो सकते हैं. रीजन है क्योंकि ये काफी इंटरेस्टिंग के साथ साथ इसमें इतने लॉन्ग क्वेश्चन, इतने लॉन्ग चैप्टर नहीं है कि जिससे आपको प्रॉब्लम हो लर्न करने में. तो चलो स्टार्ट करते हैं. चैप्टर नंबर फर्स्ट, डेवलपमेंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट? तो एक द प्रोसेस इन विच समथिंग ग्रॉस बिकम्स मोर मैच्योर एंड एडवांस. एक ऐसा प्रोसेस जिससे किसी भी गुड्स को ज्यादा एडवांस किया जा सके, ज्यादा मैच्योर किया जा सके, जिससे हम उस चीज को यूज करेंगे. आफ्टर दैट डेवलपमेंट करेंगे. अर्लियर टाइम में इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ था तो इंडिया के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो अपने आप को इतना एडवांस बना सके. आफ्टर दैट जैसे जैसे इंडिया ने प्रोग्रेस स्टार्ट की, अपने आप को एडवांस बनाया, मैच्योर किया हर चीज में. आफ्टर दैट डेवलपमेंट आप आज देखते हो कि इंडिया अदर कंट्री के साथ अपने आप को कंपेयर कर सकता है, बट उस टाइम इंडिया डेवलप कंट्री नहीं था. नेक्स्ट जो हेडिंग आती है, गोल्स ऑफ डेवलपमेंट. कि डेवलपमेंट के गोल्स कौन से होते हैं? फर्स्ट गोल इज डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल. अब ऐसा नहीं है कि एक पर्सन की डेवलपमेंट दूसरे पर्सन की भी डेवलपमेंट सेम होगी, नहीं. डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल. फॉर एग्जांपल अभी जो 12th क्लास का स्टूडेंट है, उसका मेन जो मोटो है या उसकी मेन डेवलपमेंट क्या है कि मुझे 12th क्लास में बेस्ट मार्क्स लेने. जबकि एक पर्सन जो फार्मर है, वो उसकी डेवलपमेंट क्या होगी? वो चाहेगा कि मेरे खेत में या मेरे फार्म में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो और ज्यादा से ज्यादा रेट के ऊपर ये बिके. तो डेवलपमेंट डिफरेंट हुई, डिफरेंट पीपल हुए, उनकी डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल हुई. रिच और पुअर का आप एग्जांपल ले सकते हो. एक रिच फार्मर, एक पुअर फार्मर. जो रिच फार्मर होगा वो क्या चाहेगा कि मैं अपने बच्चों को बेस्ट स्कूल में, इवन फॉरेन में भेजूं. जो पुअर फार्मर होगा वो क्या चाहेगा कि मैं इतना अर्न कर सकूं कि मैं अपने बच्चों को स्कूल भेज सकूं. तो दोनों पर्सन के डिफरेंट गोल हुए. तो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल. नेक्स्ट सेकंड पॉइंट आता है, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर. एक पर्सन की डेवलपमेंट जरूरी नहीं दूसरे के लिए भी वो डेवलपमेंट हो. मान लो कोई मेरी डेवलपमेंट है, जरूरी नहीं वो आपके लिए भी डेवलपमेंट हो. इसी तरह अगर मान लो कोई डैम बन रहा है, उस डैम से हर जो अदर स्टेट्स हैं उनको बेनिफिट हो रहा है, लेकिन जहां वो डैम बन रहा है उसके आसपास जो पीपल रहते हैं तो जरूरी नहीं है कि उनको भी बेनिफिट हो रहा हो. रीजन क्योंकि वो वहां पर सेटल है तो उनको अपनी सेटलमेंट वहां से हटानी पड़ती है. तो वो एक डेवलपमेंट, जो डैम बन रहा है उससे दूसरे स्टेट को भी बेनिफिट हो रहा है, या आसपास के जो ज्यादा दूर के पड़ते हैं उनको भी बेनिफिट हो रहा है कि हम इजीली इरिगेशन कर सकते हैं. लेकिन जो पीपल वहां से रह रहे हैं उनको अपना वहां से अपने जो हाउसेज हैं, अपने जो वहां पर वो सर्वाइवल कर रहे हैं, उनको हटाना पड़ता है. तो जिसके रीजन से उनके लिए वो डेवलपमेंट नहीं हो सकती. तो हर पर्सन की डेवलपमेंट एक के लिए होती, जरूरी नहीं वो दूसरे के लिए भी हो. थर्ड पॉइंट आता है, पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल. तो डेवलपमेंट में मिक्स गोल को देखा जाता है, एक एस्पेक्ट को, एक पॉइंट को नहीं देखा जाता. कोई भी पैसा कमाने के लिए ही सब कुछ नहीं करते, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है. ऐसा नहीं है कि एक पर्सन जिसने सिर्फ पैसा कमाए उसके साथ साथ वो अपने सारे गोल को देखता है. लाइक एक टीचर है, उस टीचर को अपने एरिया में जॉब मिली हुई है, वो उसकी अर्निंग 35,000 है. आफ्टर दैट उसको बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिली, उसको 50,000 मिल रहे हैं वहां पर. लेकिन जो डिस्टेंस है, इट मीन वो अपने घर नहीं आ सकता डेली, उसको वहीं रहना पड़ेगा. साथ में जो वहां का एरिया है वो ज्यादा बेटर नहीं है. तो उसके लिए जो 35,000 ज्यादा बेटर है रेदर देन 50,000. तो ये क्या है कि एक पर्सन अपने सारे गोल्स को देखते हुए वर्क करता है. तो उसमें क्या हुआ कि पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल. डेवलपमेंट में एक ओनली पैसे को ही नहीं देखा जाता कि भाई हम पैसा कमाते जाएं और साथ में दूसरे एस्पेक्ट को ना देखें. अगर हम सारे प्लांट, कोई भी प्लांट नहीं लगाएंगे, सारे ट्रीज को कट कर देंगे और वहां पर फैक्ट्री सेटअप कर देंगे तो उससे प्रोडक्शन तो बढ़ जाएगा, लेकिन आफ्टर दैट डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाएगी. तो वो उसके लिए हमें सारे एस्पेक्ट्स देखने पड़ते हैं. नेक्स्ट आता है नेशनल डेवलपमेंट. अभी हमने ओनली मीनिंग डेवलपमेंट की पढ़ी थी, अब क्या है नेशनल. नेशनल कंट्री में जो डेवलपमेंट होती है उसमें सारे एस्पेक्ट्स देखे जाते हैं कि कंट्री की जो गवर्नमेंट है या कंट्री वो डेवलपमेंट कर रहा है तो कॉमन पीपल के लिए क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है, उनका लिटरेसी रेट है,
उनकी हेल्थ केयर है, उनके लिए एजुकेशन सिस्टम है कि गवर्नमेंट किस तरह से प्रोवाइड कर रही है कॉमन पीपल के लिए, तो उनकी डेवलपमेंट होगी। अगर मान लो ओनली पैसा ही कमाते जाएं और ह्यूमन बीइंग को लाइबल बना के रखे तो डेवलपमेंट नहीं हो सकती। अगर ह्यूमन बीइंग को एसेट्स बनाया जाता है तो अपने आप ही आफ्टर सम टाइम डेवलपमेंट हो जाएगी। जो नेशनल डेवलपमेंट है इसमें कौन कौन से एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीजें इंक्लूड होगी। ओनली पॉलिटिकल डेवलपमेंट से भी काम नहीं चल सकता, ओनली सोशल से भी नहीं चल सकता, तो सारे एस्पेक्ट इसमें इंक्लूड होने चाहिए। मेजर्स ऑफ इम्प्रूवमेंट कि कंट्री की डेवलपमेंट की मेजरमेंट कैसे होती है कि कंट्री की जीडीपी बढ़ रही। जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर कंट्री की जीडीपी अच्छी है इट मीन्स कंट्री की डेवलपमेंट हो रही है। उसमें एक पीपल की जीडीपी नहीं देखी हमने, कंप्लीट अपने कंट्री की जीडीपी को देखा। किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए कंप्लीट कंट्री की जीडीपी को देखा गया है, तो उसमें क्या हुआ कि डेवलपमेंट किसकी हो गई, कंट्री की हो गई। सेकेंड आता है सोशल फैक्टर। तो सोशल फैक्टर में क्या क्या देखते हैं कि डेवलपमेंट कंट्री की हो रही है तो उसका सोशल फैक्टर कौन सा है, तो फर्स्ट इज लिटरेसी रेट कि कंट्री में कितने लोग पढ़े हुए हैं, कितने इलिटरेट है। तो लिटरेट और इलिटरेट, जिस कंट्री में लिटरेट ज्यादा होंगे वो कंट्री डेवलप कंट्री होगा, जिस कंट्री में इलिटरेट पीपल ज्यादा होंगे वो डेवलप कंट्री नहीं होगा। अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर, कॉमन पीपल की हेल्थ केयर को ध्यान में रखते हुए कॉमन पीपल के ऊपर कितना फोकस किया जाता है, उनको एसेट्स बनाने में या उनको लाइबल बनाने में। लाइबल बनाया जाता है, एसेट्स बनाया जाता है। ऐसा कंट्री जो अपने पीपल को लाइबल बनाता है तो वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे डिग्रेड होता चला जाएगा। और ऐसा कंट्री जो अपने पीपल को एसेट्स बनाता है तो वो डेवलपमेंट की साइड जाएगा। थर्ड आता है इकोनॉमिक फैक्टर। किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक फैक्टर इट मीन्स वहां पर कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज है, वहां पर वर्क करने के कितने सारे सोर्सेज है, कोई कितने काम कर सकता है, कितनी एबिलिटी कैपेबिलिटी है लोगों के अंदर, तो वो क्या आ जाएगा आपका इकोनॉमिक फैक्टर। नेक्स्ट, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और डिफरेंट स्टेट्स। हम डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज को डिफरेंट डिफरेंट स्टेट की डेवलपमेंट को किस तरह कंपेयर कर सकते हैं कि किस कंट्री की डेवलपमेंट ज्यादा है, किस कंट्री की कम है, किस स्टेट की डेवलपमेंट ज्यादा है, किसकी कम है। तो उसको कंपेयर करने के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया है, कौन कंपेयर करता है, तो उसके लिए टू हमारे पास पॉइंट्स है। फर्स्ट इज वर्ल्ड बैंक और दूसरा है हमारा यूएनडीपी कि वर्ल्ड बैंक किस तरह से कंपेयर करता है स्टेट टू स्टेट और कंट्रीज टू कंट्रीज को, और यूएनडीपी कैसे करता है। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं हम अबाउट वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक ने जो क्राइटेरिया रखा है कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए वो ओनली पर कैपिटा इनकम रखा है कि अकॉर्डिंग टू पर कैपिटा इनकम ही किसी भी कंट्री को कंपेयर किया जा सकता है कि इस कंट्री की इनकम इतनी है, दूसरे की इतनी है, कौन सा कंट्री ज्यादा डेवलपमेंट कर रहा है, कौन सा कम कर रहा है। इसका एग्जाम्पल हम एक फैमिली का लेके देख लेते हैं कि एक फैमिली की जो ईयरली अर्निंग है वो है 2 लाख, उसमें टोटल जो मेंबर्स हैं 5 मेंबर्स हैं। एक फैमिली में फैमिली की जो ईयरली इनकम है वो 2 लाख है और उसके जो मेंबर्स हैं फैमिली में ओनली 5 मेंबर्स हैं इनके, तो इनकी पर कैपिटा इनकम कितनी निकल गई, 40,000। ये पर कैपिटा इनकम निकल गई, क्योंकि पर कैपिटा इनकम का जो फॉर्मूला है वो क्या है, टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। किसी भी कंट्री की, किसी भी स्टेट की, किसी भी फैमिली की इसी फॉर्मूला के थ्रू हम उनकी पर कैपिटा इनकम निकाल सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पर एक फैमिली का एग्जांपल लिया है, तो उस फैमिली की टोटल इनकम ईयरली कितनी है, 2 लाख, उसमें उसकी टोटल पॉपुलेशन यानी कि मेंबर्स कितने 5, तो उनकी पर कैपिटा इनकम कितनी निकल गई 40,000। इसी तरह से किसी भी स्टेट की निकाली जा सकती है और किसी भी कंट्री की निकाली जा सकती है। कंट्री की निकालने के लिए फैमिली को फिर ऐड करते जाते हैं और वो कंट्री की पर कैपिटा इनकम निकल आती है। अब आता है यूएनडीपी। फर्स्टली यू विल लर्न फुल फॉर्म ऑफ यूएनडीपी, क्योंकि ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, फुल फॉर्म ऑफ यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब जो यूएनडीपी है वो एक रिपोर्ट जारी करता है, यूएनडीपी एक रिपोर्ट जारी करता है, उस रिपोर्ट का नेम है HDR, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को कौन जारी करता है, यूएनडीपी। ये भी आपका यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यानी कि अकॉर्डिंग टू यूएनडीपी
किस तरह से डेवलपमेंट को कंपेयर करते हैं, किसी भी कंट्रीज की, दो कंट्री की कंपेयरिंग कर रहे हैं या फिर स्टेट की कंपेयरिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए कौन कौन से क्राइटेरिया, कौन कौन से एस्पेक्ट्स देखे जाते हैं। फर्स्ट इज पर कैपिटा इनकम, जो वर्ल्ड बैंक ने माना है। वर्ल्ड बैंक ने तो ओनली पर कैपिटा इनकम को माना है, लेकिन इन्होंने पर कैपिटा इनकम, हेल्थ, एजुकेशन, लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, हर चीज को माना है। ओनली वन पर कैपिटा इनकम को ही ना मान के किस किस को माना है, पर कैपिटा इनकम, हेल्थ, एजुकेशन, लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इट मीन्स जब यूएनडीपी किसी भी कंट्रीज की कंपेयरिंग कर रहा है तो वो देखेगा कि कौन से एक कंट्री में पर कैपिटा इनकम कितनी है, दूसरे में कितनी है। एक कंट्री में उसके लिटरेसी रेट, जो लोग पढ़े लिखे कितने हैं, अनपढ़ कितने हैं, तो दूसरी साइड दूसरे भी देखेंगे, दूसरे कंट्री का भी देखेंगे। थर्ड देखेंगे कि एजुकेशन की, एजुकेशन सिस्टम या लोग पढ़े लिखे कितने हैं, या फिर हेल्थ देखते हैं कि उनके जो एक कंट्री के दो कंट्री की कंपेयरिंग कर रहे हैं तो कौन से कंट्री की हेल्थ बेटर है लोगों की, किसमें ज्यादा बीमार रहते हैं, किसमें कम रहते हैं। लिटरेसी रेट हो गया। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है कि छोटे जो बच्चे न्यूबॉर्न बेबी होते हैं तो वो 1 ईयर में उनकी डेथ कितनी होती है। अगर डेथ रेशियो ज्यादा है तो वो डेवलप्ड कंट्री नहीं होगा, जिसमें डेथ रेशियो छोटे बच्चों का कम है वो डेवलप्ड कंट्री होगा। तो ये सारी चीजें देखते हैं यूएनडीपी का क्राइटेरिया। वर्ल्ड बैंक का ओनली पर कैपिटा इनकम। अगर हम इनमें से देखते हैं कि बेस्ट कौन सा है तो यूएनडीपी का बेस्ट होगा। रीजन, क्योंकि एक पर कैपिटा इनकम के बेस के ऊपर ही हम किसी को कंपेयरिंग नहीं कर सकते कि मान लो आपने किसी का एग्जांपल दिया यहाँ पर कि दो फैमिली है, एक की अर्निंग है 80,000 पर मंथ, दूसरे की अर्निंग है 50,000। जो 80,000 वाली फैमिली है उनके घर में मैक्सिमम लोग बीमार रहते हैं, उनके घर में झगड़ा होता है, उनके घर में किसी भी तरह की फैसिलिटी नहीं है, उनके बच्चे पढ़े लिखे भी नहीं है। जबकि जो 50,000 जिनकी अर्निंग है उनके बच्चे पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, उनके अंदर काफी नॉलेज है, वो एक तरह से अच्छा बिहेव करते हैं। तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो हम 50,000 वाली फैमिली को ज्यादा बेटर बताते हैं। सेम वे कंट्री के साथ भी होता है कि जिस कंट्री की हेल्थ, एजुकेशन, लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, पर कैपिटा इनकम सारी चीजें बेस्ट है तो ही हम उसको क्या मानते हैं, डेवलप्ड कंट्री मानते हैं। ओनली ये नहीं कि जिनके पास पैसा है वो डेवलप्ड कंट्री होगा। नेक्स्ट आता है मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। ये हमने डिस्कस कर लिया कि किसी भी कंट्री की हम जब नेशनल इनकम निकालते हैं तो उसके लिए क्या निकालनी पड़ती है, पर कैपिटा इनकम। और पर कैपिटा इनकम के लिए क्या करना होता है, पहले टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन, वो आपकी पर कैपिटा इनकम निकलती है। स्टेट कंपेयरिंग के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, केरला और पंजाब। जो केरला स्टेट है उनकी पर कैपिटा इनकम कम है रेदर देन पंजाब। पंजाब की पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, केरला की कम है। लेकिन जो केरला का लिटरेसी रेट है, केरला की जो पीपल है वो ज्यादा एसेट्स है रेदर देन पंजाब। यानी कि पंजाब में एजुकेशन इतनी बेस्ट नहीं है जितनी केरला की है। केरला का अगर हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखते हैं, लिटरेसी रेट देखते हैं, मैन वुमेन का रेशियो देखते हैं, तो वो सारी चीजें बेटर है, पंजाब में इतनी बेटर नहीं है। इट मीन्स यहाँ पर हमने कंपेयरिंग का कौन सा वाला क्राइटेरिया लगा, यूएनडीपी का। वर्ल्ड बैंक से बेटर कौन सा है, यूएनडीपी का। तो इसकी कंपेयरिंग का क्वेश्चन आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन यूएनडीपी एंड वर्ल्ड बैंक की कौन से बेसिस के ऊपर, कौन से क्राइटेरिया के ऊपर दोनों अपने आप को अपना कंट्री की मेजरिंग करते हैं, तो आप ये आंसर लिख सकते हैं। तो यूएनडीपी के क्राइटेरिया में आते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट एंड नेट अटेंडेंस रेशियो। व्हाट इज द मीन्स ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट? नंबर ऑफ चिल्ड्रन that die before the age of 1 year in a proportion of 1,000 live children born in that particular year। किसी साल में 1 ईयर के अंदर 1,000 जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उसमें से कितने बच्चों की डेथ हुई, वो क्या कहलाता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ऐसा एरिया, उसमें आप स्टेट भी ले सकते हो, कंट्री भी ले सकते हो। अगर हम कंपेयरिंग स्टेट की कर रहे हैं तो हम उसमें एग्जाम्पल स्टेट का लेंगे, अगर हम कंपेयरिंग कंट्री की कर रहे हैं तो हम उसमें एग्जांपल कंट्री का लेंगे। तो यहाँ पर जिसकी कंपेयरिंग करते हैं उसमें जिस कंट्री में या जिस स्टेट में 1,000 पर यानी कंप्लीट ईयर में 1,000 पर कितने न्यूबॉर्न बेबी की डेथ हुई है, तो वो क्या कहलाएगा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। जिसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज्यादा होगी, वो जिसमें डेथ छोटे बच्चों की ज्यादा होगी, वो वाला स्टेट या कंट्री डिग्रेड होगा, और जिसमें कम होगी वो डेवलप कंट्री होगा। लिटरेसी रेट क्या होता है कि
पढ़े लिखे लोग कितने हैं? A proportion of the population of an area at a particular time aged 7 year or above who can read and write with understanding. एक ऐसा एरिया कंपेयरिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम स्टेट की कंपेयरिंग कर रहे हैं, बिहार और केरला की कर रहे हैं, तो बिहार में पढ़े लिखे लोग कितने हैं? अबाउ एज कितनी है उनकी? 7 ईयर से अबाउ, जो रीड और राइट कर सकते हैं अंडरस्टैंडिंग के साथ। अगर हम कंपेयरिंग केरला और बिहार की करते हैं तो आप ये देखेंगे कि केरला में लिटरेसी ज्यादा है, जो लिटरेसी रेट है वो बेटर है रेदर देन बिहार में लिटरेसी रेट डाउन है। नेक्स्ट आता है नेट अटेंडेंस रेशियो। जब हम यूएनडीपी का क्राइटेरिया देखते हैं, यूएनडीपी सब क्राइटेरिया को यूज करती है, यूएनडीपी ओनली पर कैपिटा यूज नहीं करती, यूएनडीपी सारे क्राइटेरिया यूज करती है, तभी वो अपनी परफॉर्मेंस देती है, तभी वो अपना रिजल्ट देती है। तो उसमें नेट अटेंडेंस रेशियो कि जो स्टूडेंट्स स्कूल जाते हैं, प्राइमरी विंग में जो पढ़ने के लिए जाते हैं, तो वो कितने बच्चे इनरोलमेंट है, यानी कि कितने बच्चों ने एडमिशन लिया, कितने बच्चे अटेंड कर रहे हैं। उसमें से अगर मान लो जो विलेजेस एरिया उनमें स्कूल नहीं जाते हैं, गवर्नमेंट ने इतने सारे एफर्ट्स कर लिए हैं, लाइक मिड डे मील स्कीम भी स्टार्ट कर दी है जिससे बेस्ट उनको खाना मिल सके, लेकिन फिर भी बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, ऐसा एरिया जहाँ पर बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं तो वहां का नेट अटेंडेंस रेशियो डाउन मिलेगा, और जहाँ पर बच्चे स्कूल जाते हैं उनका नेट अटेंडेंस रेशियो अप मिलेगा। तो नेट अटेंडेंस रेशियो है, लिटरेसी रेट है, या फिर इनफैंट मोर्टेलिटी रेट है, इन सबको देखते हुए ही यूएनडीपी अपने रिजल्ट को शो करती है, ओनली पर कैपिटा इनकम के बेस के ऊपर ही अपना रिजल्ट शो नहीं करती। वर्ल्ड बैंक है वो कंपेयरिंग करता है ओनली पर कैपिटा इनकम, जो बेटर होगा यूएनडीपी का, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ओनली पर कैपिटा इनकम देखता है, सारे क्राइटेरिया को नहीं देखता है। और जो कंपेयरिंग की जाती है कंट्री टू कंट्री, जो कंट्रीज की कंपेयरिंग करते हैं वो डॉलर में करते हैं, क्योंकि डॉलर को ही इंटरनेशनल लेवल की करेंसी माना गया है, तभी हम हर कंट्री की कंपेयरिंग डॉलर में करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज पब्लिक फैसिलिटीज। पब्लिक फैसिलिटीज क्या होती है? द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू द सिटीजन। सिटीजन को जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती है, लाइक हॉस्पिटल्स है, हेल्थ केयर सेंटर्स है, रोड है, ट्रांसपोर्ट है, एजुकेशन सिस्टम है, ये सारी चीजें जो गवर्नमेंट कॉमन पीपल को प्रोवाइड करवाती है वो पब्लिक फैसिलिटीज कहलाती है। बट इसमें क्या है कि हमारे पास आज के टाइम में मनी है, लेकिन हम हर चीज को परचेज नहीं कर पा रहे हैं। तो मनी इन योर पॉकेट कांट बाय पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। हमारे पास पैसा है लेकिन हम पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट परचेज नहीं कर सकते हैं। ये हम कब ले सकते हैं हम पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट? जब कंप्लीट सोसाइटी, कंप्लीट कंट्री ये एफर्ट्स करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स लगाए जाए, कम से कम पोल्यूशन को फैलाया जाए। मेडिसिन है, ट्रांसपोर्ट है, वाटर, ये सारी फैसिलिटीज बिना मिलावट के। अब ऐसा नहीं है कि हम अब जो प्रेजेंट टाइम में मेडिसिन यूज कर रहे हैं उसके अंदर कुछ भी नहीं मिला हो, तो ये सारे क्या है, ह्यूमन बीइंग अपने सेल्फिश के लिए, पैसा कमाने के लिए ऐसा करता है। इनकम कांट प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शंस डिजीज। जो कोविड-19 है, ये आज की जो सिचुएशन, इतनी डेंजर सिचुएशन क्रिएट हुई है, उसमें हमारे पास पैसा है, सबके पास पैसा है, लेकिन कोई भी अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है, कोई भी अपने आप को सेफ नहीं रख पा रहा है कोविड-19 से। ये सिचुएशन तो आप सभी देख रहे हैं कि अपने घर में कैद हो गए, ह्यूमन बीइंग बाहर नहीं निकल पा रहा है। ऐसी सिचुएशन क्रिएट तो एक दिन में नहीं होती है, बहुत सारा टाइम लगता है। इसमें ह्यूमन बीइंग की गलती होती है, क्योंकि भगवान ने तो जब हमें भेजा था आपके ऊपर तो एकदम पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट था, किसी तरह की कोई डिजीज नहीं थी कि जिससे हमें सफर होना पड़े। लेकिन ह्यूमन बीइंग ने अपनी सेल्फिश के लिए इतनी सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है, इवन इन्वायरमेंट को इतना पोल्यूट कर दिया गया है कि हमें सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। बीएमआई फुल फॉर्म याद कर लेना इसकी, बॉडी मास इंडेक्स। तो बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है? फाइंड नरिशमेंट लेवल इन अडल्ट। जो अडल्ट हमारी जनरेशन है आज के टाइम में, उनको खाने पीने का इतना ध्यान नहीं रहता, सारा दिन वो अपने ये सोचते हैं कि ज्यादा खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे। लेकिन अगर वो इस तरह का खान पान रखेंगे, या फिर आउटर साइड का ज्यादा खाना खाते हैं, या फिर तला हुआ ज्यादा खाना खाते हैं, तो उससे क्या है कि हेल्दी तो हो जाते हैं, इट मीन फैट तो जमा हो जाता है, लेकिन उनके अंदर इतनी स्ट्रॉन्गनेस नहीं आती, पावर नहीं आती है। तो बॉडी मास इंडेक्स क्या चेक करता है कि बीएमआई कितनी है, कि उनकी बीएमआई ज्यादा है लेवल से या फिर डाउन है। तो बीएमआई को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला बनाया गया है,
वेट इन केजी, यानी कि जो वेट होगा वो किलोग्राम में होगा, और हाइट होगी मीटर का स्क्वायर। उसको अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि किसी का वेट है 80 केजी और उसकी हाइट है 2 मीटर, तो इसका हम कैसे करेंगे, 80 अपॉन 2 का स्क्वायर, ये हमारा आ गया 4, ये आ गई 20। जो बीएमआई निकल के आई वो कितनी आई है, 20। अब जो बीएमआई 20 आई है वो सही बीएमआई है। रीजन उसका, क्योंकि किसी पर्सन की इफ बीएमआई इज लेस देन 18.5 पर्सन इज अंडर नरिश्ड। एक पर्सन जिसकी बीएमआई 18.5 से नीचे है तो वो क्या कहलाएगा, अंडर नरिश्ड कहलाएगा। इट मीन्स इसकी ग्रोथ अच्छी नहीं हुई है। इफ बीएमआई इज मोर देन 25, किसी पर्सन की 25 से ऊपर आ जाती है तो ये क्या है, ये ओवरवेट है, यानी कि ये पर्सन ओवरवेट कहलाएगा। तो इसकी जो बीएमआई आई है वो 20 आई है, 18.5 से ऊपर है, 25 से नीचे, इट मीन्स इसकी बीएमआई सही है। तो अब आप अपनी बीएमआई चेक कर सकते हो कि आपकी बीएमआई कितनी है। अगर इससे नीचे है तो आप अंडर नरिश्ड में आ जाओगे, और 25 से ऊपर है वो ओवरवेट में आ जाएगा। तो ना को ये वाली बीएमआई रखनी है और ना ही इसको रखना है। बेस्ट वो होता है जो इनके बीच वाला क्राइटेरिया यूज करता है, जो बीच वाले एरिया में रहता है, यानी कि 19 और 20 और 21 टू, तो ये वाला आपको ना अंडरवेट होना है ना ओवरवेट रहना है। नेक्स्ट टॉपिक इज पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है, ये गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। अ फूड सिक्योरिटी सिस्टम established by the government of India to provide to essential items subsidized rate, example rice, wheat, sugar etc। जो पुअर पीपल होते हैं उनको गवर्नमेंट कम से कम रेट पर सारी चीजें जो है, सारी गुड्स हैं, फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, उनको कम रेट पर ये चीजें देती है। जैसे आप देखते हो गांव में भी देखा होगा आपने कि अलग से कार्ड बना होता है, वो जाके अपना ये जो जरूरी सामान होता है लाइक व्हीट, राइस, शुगर, ये परचेज करके लाते हैं। तो वो पीडीएस सिस्टम जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट अपने पास स्टोर करके रखती है। जो व्हीट, राइस होते हैं, इनको जब हार्वेस्टिंग का टाइम आता है उस टाइम जो फार्मर्स के पास सरप्लस बचता है तो गवर्नमेंट उनको परचेज करके अपने पास रख लेती है, और जो डिजास्टर वगैरह आते हैं उस टाइम भी उनको यूज करती है, और पुअर पीपल के लिए भी इनको यूज करती है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट करना बट विदाउट डिग्रेडेशन, कोई डिग्रेडेशन नहीं होनी चाहिए, वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती है। कि फ्यूचर जनरेशन के लिए, जो कमिंग जनरेशन है उनके लिए हम कुछ बचा के रखें, कि हम प्रेजेंट टाइम में तो बहुत सारे रिसोर्स यूज कर रहे हैं, हम हर तरह की इंजॉइंग कर रहे हैं, बट फ्यूचर जनरेशन आएगी उनके लिए हम कुछ भी नहीं छोड़ रहे, तो ये गलत बात है। हमें उनके लिए उनका ध्यान रखना चाहिए, उनके लिए रिसोर्सेज छोड़ने चाहिए। अब ऐसे जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं और नॉन रिन्यूएबल होते हैं, तो रिन्यूएबल तो वो होते हैं कि जिसको हम यूज भी कर लेंगे तो दोबारा से आ जाएंगे, लाइक सन है, तो अगर हम उसकी एनर्जी लेते हैं तो रिन्यू हो जाएगी, तो हमें उसको यूज कितना भी यूज कर लेते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जो नॉन रिन्यूएबल होते हैं वो वाले रिसोर्सेज हमें कम से कम यूज करने चाहिए, कि हमारी जो पूर्वज थे उन्होंने हमारे लिए ये चीजें छोड़ के गए हैं, तो हम भी अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए इन चीजों को छोड़ें। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट दैट इज कंडक्टेड विदाउट डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। डेवलपमेंट करें, ऐसा नहीं कि हम तो डेवलपमेंट करना ही छोड़ देंगे, हम अपने आराम करने बैठ जाएंगे कि हम तो काम करेंगे तो डिग्रेडेशन होगी, ऐसा नहीं। डेवलपमेंट करनी चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें, लेकिन किसी तरह का कोई डिग्रेडेशन नहीं करें। फैक्ट्री सेटअप करते हैं तो फैक्ट्री सेटअप करने में भी हमें ऐसी मशीन्स यूज करनी चाहिए जो कम से कम इन्वायरमेंट को पोल्यूट करे, कि जिससे कम से कम नॉइज हो, कम से कम धुआं निकले, कम से कम इन्वायरमेंट के अंदर उनके पार्टिकल्स आए, कि जिससे इन्वायरमेंट सेफ रहे। हमें हर तरह की प्रोग्रेस करनी है, हर तरह से डेवलपमेंट करनी है, हमें रुकना नहीं है, चलते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। ये नहीं कि आज हम स्टॉप हो गए कि हम फ्यूचर जनरेशन आएगी वो डेवलपमेंट करेगी, अब हम तो स्टॉप हो जाते हैं, ऐसा नहीं करना। हमें प्रोग्रेस करते रहना है, लगातार चलते रहना है, लेकिन उसके लिए ध्यान रखना है कि सस्टेनेबिलिटी, कौन सी चीजें
मेन फोकस करनी है कि डेवलपमेंट हमें करनी है, बट एक सस्टेनेबल वे में करनी है कि अब हम अपने इन्वायरमेंट को डिग्रेड नहीं करेंगे। अब हम ज्यादा ऐसी चीजों का यूज नहीं करेंगे कि जिससे हम सिर्फ अर्निंग करें और उससे हम हमारा जो हेल्थ है, हमारी जो हेल्थ वो ज्यादा इफेक्ट हो, कॉमन पीपल की हेल्थ इफेक्ट हो, हर पर्सन उसमें ज्यादा सफर करे। वो चीजें ध्यान में रखने की पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, सिर्फ पैसा ही नहीं कमाना, हमें अपने इन्वायरमेंट को भी सेफ रखना है। तो स्टूडेंट आज हमने इस चैप्टर में डेवलपमेंट के रिगार्डिंग डिस्कस किया कि डेवलपमेंट की कंपेयरिंग कैसे होती है, डेवलपमेंट जो डेवलप्ड कंट्री होते हैं उनके पास कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं, उनके पास ओनली क्या इनकम ही होती है या उससे अलावा भी चीजें होती हैं। क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्री होते हैं, डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड, थ्री टाइप के कंट्री होते हैं, एक डेवलप्ड, एक डेवलपिंग और एक अंडर डेवलप। जो डेवलप्ड कंट्री होते हैं वो अपने रिसोर्सेज को यूज कर चुके होते हैं। जो डेवलप्ड कंट्री है लाइक यूएसए, उन्होंने सब सारी चीजें यूज कर ली अपनी। ऐसे कंट्री जो डेवलपिंग में चल रहे हैं वो अपने रिसोर्स को यूज कर रहे हैं, और जो अनडेवलप कंट्री है या अंडर डेवलपिंग आते हैं वो कंट्री अभी उन्होंने या तो यूज करना स्टार्ट किया ही है या अभी तक यूज करना स्टार्ट भी नहीं किया है। तो ये थ्री टाइप के कंट्रीज होते हैं। तो अभी मैक्सिमम कंट्री डेवलप्ड की साइड बढ़ रहे हैं क्योंकि डेवलपिंग में ही चल रहे हैं मैक्सिमम। सबको टेक्नोलॉजी का पता चल चुका है, सबके पास टेक्नोलॉजी आ चुकी है। अर्लियर टाइम में तो ऐसा था नहीं कि सबके पास टेक्नोलॉजी थी, तब तो डेवलप्ड कंट्री थे, जो बड़े कंट्री थे लाइक यूएसए साहब, उन्हीं के पास ही रिसोर्सेज ज्यादा थे। रिसोर्सेज तो अंडर डेवलप कंट्री या फिर डेवलपिंग कंट्री के पास भी थे, लेकिन उनको अपने रिसोर्स को यूज करना नहीं आता था। आप अगर इसमें एक एग्जांपल बहुत अच्छा समझ सकते हो कि जब इंडिया फ्री था, पहले ब्रिटिशर्स के आने से पहले, उस टाइम जब इंडिया फ्री था, इंडिया के पास इतने रिसोर्सेज थे, लेकिन इंडिया को यही नहीं पता था कि इन रिसोर्स को यूज कैसे करें कि जिससे हम प्रोग्रेस कर सकते हैं। ब्रिटिशर जब यहाँ पर आए तब उन्होंने उन रिसोर्स को यूज करना स्टार्ट किया, और उन्होंने मोर देन 200 ईयर तक वो इन रिसोर्स को यूज करते रहे। यूज नहीं, इवन हम उनको कहीं एक्सप्लॉयटेशन करते रहे, हमारे इंडिया के रिसोर्स का उन्होंने एक्सप्लॉयट किया, और अपने कंट्री में उन्होंने टिम्बर भी नहीं छोड़ी, यहाँ पर वो अपने कंट्री में ले गए। जो भी उनको यहाँ पर वैल्यूएबल गुड्स लगी, जो एक इंडिया सोने की चिड़िया कहलाता था, उस इंडिया को खत्म करने के कगार पर पहुंचा के फिर वो यहाँ से चलते चलते भी पार्टीशन करवा के चले गए थे। तो स्टूडेंट्स हमने इसमें डेवलपमेंट पढ़ी, अब तो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं और आगे करते भी रहेंगे, और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं ये भी कंट्री के लिए एसेट्स बनेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट दिस चैप्टर। ओके, बाय, टेक केयर।